तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट जो आ गया आपका रेडियो सक्रियता। इससे पहले आपका 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था, परमाणु संरचना और केमिस्ट्री, इस सब के बारे में जानकारी आपको दे दिए थे। अब बात करें यहाँ रेडियो सक्रियता को लेकर चल रहे हैं रसायन विज्ञान में। या आपको बता दें इससे पहले कि आपका इसमें 2 क्लास चल रही है अभी। एक चल रही है रेडियो सक्रियता मतलब केमिस्ट्री, और दूसरी आपकी जियोग्राफी आपकी चल रही है। तो आप लोग प्लेलिस्ट आपका रहेगा, जाकर आप आराम से देख सकते हैं। अब इसी बात पे चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए रहेगा जूम कर देते हैं, जूम करने से आपको ही आसान रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता की खोज यहाँ बी आंसर हो जाएगा आपका, हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। वही नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता जो है किसका गुण है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा नाभिक का। नेक्स्ट पे आते हैं कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, कौन लेता है भाग, जिसका आंसर है परमाणु का नाभिक लेता है, क्योंकि इसमें परमाणु का गुण है तो परमाणु का नाभिक भाग लेता है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। वही बात नेक्स्ट करते हैं, 55वां नंबर आ गया आपका कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है, ये यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो रेडियोधर्मिता का यूनिट आपका क्यूरी है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है कि अल्फ़ा और बीटा की किरणों की खोज किसने की थी, तो यहाँ आपका 7 का आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो गामा किरणों की खोज विलार्ड ने की। तो यहाँ आपका तीनों का खोज आपका विकिरण का पता चल गया, अल्फ़ा बीटा का हो गया रदरफोर्ड और गामा का हो गया विलार्ड। नेक्स्ट है 9 में कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण विलयन नाभिक के समक्ष होता है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा किरण जो है नाभिक के समक्ष होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 10th नंबर कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, जिसका आंसर आपका गामा किरणें। अल्फ़ा किरणें क्या है यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा हीलियम प्लस आयन है। वही नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्फ़ा किरणों पर उपस्थित आवेश तो 2 इकाई धन आवेश है। नेक्स्ट है कि बीटा किरणें बनी होती है, तो बनी ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। वही नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक, जिसको आइसोबार बोलते हैं, का निर्माण होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बीटा किरणें से समभारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, बीटा कण के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मक आवेश होते हैं, यहाँ ये पूछ रहे हैं, तो बीटा किरण के जो है ऋणात्मक आवेश होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है, पूछे तो इलेक्ट्रॉन का समरूप आपका बीटा हो जाएगा। अब आते हैं 18 नंबर, यहाँ क्वेश्चन को ले लिया जाता है। तो 18 में आपका जो है दिया हुआ है कि समान ऊर्जा की अल्फ़ा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है कि बी किरणें जो है मतलब बीटा किरणें किस प्रकार आवेश वहन करता है, यहाँ पूछ रहे हैं, तो यहाँ करता है ऋणात्मक, जो इससे पहले आपके ऊपर बता दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ बात करते हैं आप, तो ये आपका 20 नंबर हो गया कि वो गामा किरणें किसकी बनी होती है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो गामा किरणें आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे की बनी होती है। गामा किरणें क्या होती है, तो यहाँ 21 में आते हैं। तो गामा किरणें आपकी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण होती है। तो अल्फ़ा होंगे आपका बीटा और गामा के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो ये सही है, आप अच्छी तरह से याद कर लें। और यहाँ दिया हुआ है कि एसएससी 1996 में पूछा गया, यूपीएससी 2015 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक आपकी हो जाएगी गामा किरणों की। वही 23 में आते हैं कि निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो सबसे कम क्या बात करें, सबसे कम आपकी भी हो जाएगी गामा किरणों की। ठीक है, तो अब दोनों आप समझ लें, यहाँ अधिक बोल रहा है क्या कि वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ आयनन क्षमता बोल रहा है, तो आयनन क्षमता सबसे कम है गामा किरण और वेधन क्षमता सबसे अधिक है गामा किरण का। नेक्स्ट है कि
निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो अल्फा किरण की, ठीक है, ये आयनन क्षमता सबसे कम है गामा किरण की, लेकिन सबसे आयनन अधिक है तो अल्फा किरण की। नेक्स्ट है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने से पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, सीसा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा किरण। नेक्स्ट पे आते हैं 27 कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, तो एल्युमिनियम नहीं दर्शाता है। वही बात करें कि नाभिकीय विखंडन के दौरान चुंबकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ 29 का आंसर हो जाएगा बोरॉन का। वही बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है जार्कोनियम। वही 31 पे आते हैं कि विघट नाभिक रेडियो में जिसको रेडियोधर्मी बोलते हैं वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा पीबी। नेक्स्ट है कि जो बीटा कण है के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुआ, परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। आपका आंसर हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट है 33 में आगे कि अल्फा किरण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ बात करें 33 का आंसर हो जाएगा डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। नेक्स्ट है 34 की, आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान संख्या को पता है, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर देख लेंगे कि ऊपर वाले कौन है, न्यूट्रॉन कौन है, प्रोटॉन कौन है, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि 11 सोडियम 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ, तो 34 का आंसर हो गया आपका मैग्नीशियम हो जाएगा Mg। नेक्स्ट है कि फिर ये यूरेनियम से पूछ रहे हैं 92 यूरेनियम 236 जो है ये, और इसमें 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा बीटा जो है कण उत्सर्जित होंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3A 1B। वही नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या रहेगी, तो यहाँ 36 में बात करें तो ये अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है कि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 प्लूटोनियम 234 बनाता है, तो किसमें अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ, यहाँ ये पूछा जा रहा है, जिसका हुआ अल्फा 1 और अल्फा बीटा, 1 बीटा 1 अल्फा का। नेक्स्ट है 38 में कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा, तो यहाँ 38 में आते हैं आपका, तो 140 दिन आपका हो जाएगा। वही बात करें 39 में आते हैं कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल एक दिन का हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगी, तो यहाँ 39 का आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की 40 के एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ की 3/4 भाग क्षय होने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो 8 महीने आपके लगेंगे, अर्ध आयु है तो 8 4 दूनी 8। नेक्स्ट करते हैं 41 की वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघट नाभिकता का प्रयोग करती है, यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बोलना है, तो 41 में, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी कार्बन काल निर्धारण, ये आप तो हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे, तो यहाँ 42 आप देख सकते हो, तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है किससे किया जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ यूरेनियम डेटिंग से। वही नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ
थ्री है, तो यहाँ 43 का आपका सी हो जाएगा। जीवाश्म में सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले वो थे आपके हेनरी बैक्यूरेल ने। वही नेक्स्ट पे आते हैं कि 45 की यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो वही 45 में आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पे आते हैं कि परमाणु बम, यहाँ जो दिया हुआ है परमाणु बम का आविष्कारक पूछा जा रहा है कि कौन है, कौन जो है परमाणु बम का आविष्कार कर सकते हैं, इतना बड़ा खतरनाक काम किए हैं बताइए। तो आप यहाँ बात करें 46 का, तो ऑटो हॉर्न किए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि एक एटम बम था, तो एटम बम पे एक मूवी जो बनी अब देख लिए होंगे तो सही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट की 47 परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर जो है काम करती है? जिसका आंसर आपका हो जाएगा ये नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सी आंसर आपका हो जाएगा जिरकोनियम। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पे आते हैं कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मंदक की तरह। वही बात करें नेक्स्ट की न्यूक्लियन रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो 51 का हो जाएगा बी, भारी पानी। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो ये नापी जाती है गीगर मुलर काउंटर से। नेक्स्ट पे आते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। वही बात करें 54 की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने? 54 में आंसर आपका जो है हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा। नेक्स्ट 55 की अति प्राचीन चट्टानों के निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। चट्टानों की आयु के लिए वो पृथ्वी की आयु के लिए था, आपको जो है ये याद रखना है, ठीक है। यूरेनियम वाले जो थे वो पृथ्वी के लिए थे, और ये क्या है प्राचीन चट्टानों की आयु पोटेशियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन के लिए किया जाता है? 56 है आपका आंसर, तो रेडियो सोडियम आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं 57 और 58 लास्ट है आपका कि अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आगे होता है गामा बीटा और अल्फा। नेक्स्ट पे बात करें 58 की हेनरी बैक्यूरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण के एक विधि विकिरण उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोक्रोमिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसमें आपको ईस्वी बतानी है, तो ईस्वी आपकी हो जाएगी 1896 को जो है पता लगाए थे। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है आपका रेडियो सक्रियता। अब आते हैं कि आपका फोर्थ लेसन, तो अब जो है आपका फोर्थ लेसन है समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, जो इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आइसोटॉप, आइसोबार और आइसो न्यूट्रॉनिक्स। तो चलिए इसी को अब शुरू करते हैं और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट को आपका रहेगा, तो नेक्स्ट भी इसी में जोड़ देंगे। रासायनिक बंधन हो गया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण हो गया, तो देखते हैं कि इसमें। तो चलिए अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो या परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वही आपका समस्थानिक कहलाएगा। यहाँ बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट पे अब बात कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका है कि किसी तत्व की समस्थानिकों के बीच अंतर कितनी अलग संख्या उपस्थिति के कारण होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो किनकी भिन्न संख्या जो है उपस्थिति कारण, तो न्यूट्रॉन के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है तीसरा कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, तो तीसरा का बी आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। तो आपको जो है आगे हम समझाते हैं क्या क्या भिन्न है, कैसे है, इसका टेंशन लेना नहीं है। वही चौथा है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होते हैं।
नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ 3 होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है, यहाँ छठा का आंसर आपका हो जाएगा आइसोटॉप्स नहीं है, ट्रांसियम नहीं है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, तो आपको ट्राइटियम कहते हैं। वही बात कर लेते हैं कि 8वां क्वेश्चन है कि यहाँ पूछ रहा है कि ये है क्या, इसे क्या कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन दे दिया 8 नीचे आपका दे दिया गया ऊपर 16 17 18, तो इसको हम जो है क्या कहेंगे, तो इसको हम समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि समस्थानिक के बारे में बता देते कि परमाणु क्रमांक जो है समान होना चाहिए, आपका सब समान है, आप देख सकते हो 8 8 8 8 8, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16 17 18 भिन्न भिन्न है, तो इसीलिए इसको हम समस्थानिक कहेंगे। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं, जैसे कि इसमें भी आपको बताना है 9th में कि क्या है, तो इसमें भी क्या है, नीचे मतलब आपका जो है नीचे आप देख ही रहे कि सब समान है, ऊपर भिन्न है, 2 का अंतर है ना, समान नहीं है, तो ये भी समस्थानिक हो जाएगा। तो सब न्यूट्रॉनिक क्या है सब आपको समझाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किससे पाए जाते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ सी आपका हो जाएगा सीजियम। बात करें सीजियम के समस्थानिकों की संख्या क्या होती है, तो आपका 36 आंसर हो जाएगा डी। वही बात करते हैं कि चट्टानों की आयु याद करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तथा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि परिसंचन तंत्र जो हो गया में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा सोडियम 24। वही बात करते हैं 14 की निम्नलिखित में से किसने समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में किया था, तो कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है, ये आंसर हो जाएगा आपका। वही बात करते हैं 15 में कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है, तो 15 का आंसर बी हो जाएगा कोबाल्ट 60। और इसमें क्या करनी है आपको, क्यों मिलान करनी है कि आपका इसमें वहाँ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं, देख लेते हैं 16 का। तो बात सबसे पहले करते हैं ए, तो ए का आर्सेनिक 24 आपका हो जाएगा ट्यूमर। ठीक है, वही बात करें कोबाल्ट, तो आपको जैसे कि पता ही होगा कोबाल्ट का आपको कहते कि कैंसर के लिए था, तो ये हो गया। आयोडीन आपका थायराइड में काम आता है, तो और सोडियम फिर एक ही बच रहा है, तो रक्त मार देते हैं। तो बात है कि ए का देख लेते हैं और यहीं से पता चल जाएगा। हाँ, तो आपको आर्सेनिक क्या बोल लेते हैं कि आर्सेनिक का ट्यूमर और कोबाल्ट का कैंसर, जिसका आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 17। तो चलिए यहाँ 17 नंबर पे आते हैं कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है वह क्या कहलाती है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी सब न्यूट्रॉनिक। वही नेक्स्ट है कि आइसोटोन होते हैं, तो यहाँ जो है आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन जो होते हैं उसे ही आइसोटोन कहते हैं। वही 19 में आते हैं। 19 में आपका क्वेश्चन है कि सब न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो यहाँ पूछ रहा है जिनमें कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, डी आंसर हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न होते हैं किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ आपकी समान होती है, वही आपके यहाँ कहलाते हैं सब न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है कि यहाँ दिया हुआ है 36 केयर 86 और 37 दिया हुआ है और ऊपर 87 दिया हुआ है, मतलब ये ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न भिन्न है, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ ये पूछ रहा है। तो 20 का आंसर आपका यहाँ सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो अंतर क्या है इसमें, सब न्यूट्रॉनिक समान होनी चाहिए, तो यहाँ न्यूट्रॉनिक यहाँ आपका हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, आप माइनस कर सकते हैं। 21 में आते हैं तो निम्नलिखित में से सब न्यूट्रॉनिक समूह कौन है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ सब न्यूट्रॉनिक को आपको दिखा दें तो सब न्यूट्रॉनिक के लिए आपको ये अंतर होना बराबर है, जैसे ये 6 का अंतर 7 का, ये सब न्यूट्रॉनिक नहीं है तो ठीक उसी तरह बराबर है। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि इसका अंतर देख लें तो ये आपका बराबर होगा, 8 का अंतर 8 का, तो ये आपका समान है, तो सब न्यूट्रॉनिक है। वही नेक्स्ट पे बात नहीं कि ये आपका क्या है, तो ये भी आपका सब न्यूट्रॉनिक है क्योंकि 4 का अंतर बराबर है, तो ये आपका सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। लेकिन ये सब न्यूट्रॉनिक जो है नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आइसोटोन दिया हुआ है क्योंकि ये भी सब न्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट पे आते हैं 20
3। तो 23 बोल रहा है कि ये जो है क्या है, तो आपका समान है, तो ये आपका सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। वही नेक्स्ट पे आते हैं कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब बात यहाँ करेंगे एल्युमिनियम 3+ किसकी सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आंसर हो जाएगा आपका एफ का। वही बात करते हैं 26 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। वही बात 27 में आते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि आपका ये जो है यह है क्या, तो आप देख सकते हैं ऊपर का आप जो बराबर बराबर है तो समभारिक आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं 28 के निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है, तो 28 का हो जाएगा बीटा किरण से। समस्थानिक में क्या होते हैं यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं 29। वही बात करते हैं कि क्या भिन्न भौतिक गुण होते हैं या समान रासायनिक गुण होते हैं, तो आपका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। वही 30 पे आते हैं। 30 क्वेश्चन आपका है कि टाइटेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है क्रमशः क्या है ये पूछ रहा है, तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा 1p और 2n। तो वही बात करते हैं कि तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है, तो समभारिक परमाणु वाला आपका हो जाएगा आपका जिसका समान होना चाहिए, तो ऊपर समभारिक हो गया 40-40 आपका समान है और नीचे 2 का भिन्न है। नेक्स्ट है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं 32। तो कार्बन के 3 होते हैं, आपको पता होगा ना चाहिए। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है आपका 4th लेसन भी, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो अब चलिए नेक्स्ट है आपका 5th लेसन रहेगा जो आपके लिए यहाँ है रासायनिक बंधन। तो यहाँ जो है आपका रासायनिक बंधन अब शुरू कर दें, इससे भी बहुत प्रश्न जो है आपके आते हैं। और आपको हम बताते हैं कि जब धातु अधातु जब शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगी, उसका एक ही वीडियो जो है बहुत रहने वाली है। तो अभी जो है रासायनिक बंधन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है आ जाएगा ऑक्सीकरण, अवकरण, सबको कंप्लीट कर देते हैं, केमिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा, फिजिक्स आपका सब रहने वाला है। तो जूम करते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, तो धनायन बनता है। वही बात करें ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब ऋणायन बनता है। नेक्स्ट है कि आयनों से बने हुए यौगिक सामान्य नाम यहाँ पूछा है, तो वैद्युत संयोजक हो जाएगा आंसर। वही नेक्स्ट है कि एक आयनिक बंधन बनता है 4th में, तो एक आयनिक बंधन जो है बनता है वो सी आंसर हो जाएगा। एक धातु तत्व का संयोज अधातु तत्व में होता है। वही बात करते हैं कि विद्युत संयोजक बंध बनता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। चलिए वही नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं, तो यहाँ 6 का आंसर हो जाएगा डी, मीथेन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है, तो यहाँ 7 का आंसर सी हो जाएगा, CaCl2 में आपका है। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है, इसमें यही पूछा रहा है। 8 का आंसर डी हो जाएगा, NaBr में, सोडियम ब्रोमीन में। तो बात करते हैं सहसंयोजक बंधन अबंध किसके कारण बनता है, तो ये बनता है आपका सी, इलेक्ट्रॉनों के अंश के कारण। बात करते हैं कि जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, अध्रुवीय सहसंयोजक। मीथेन अणु में है क्या है ये पूछा जा रहा है, तो मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन है। वही बात कर लेते हैं कि इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है यहाँ चतुष्फलकीय आकृति होती है। वही बात करते हैं 14 में कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि, तो यहाँ बात बी आंसर हो जाएगा, जल में इनका आयनन नहीं होता, इसीलिए इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न होते हैं। वही बात करते हैं 15 में कि सोडियम क्लोराइड में होता है क्या, तो सोडियम क्लोराइड में आपका जो है होता है वैद्युत संयोजक बंधन।
जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, तो हमेशा जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो कैसी होती है आपको बता देते, चतुष्फलकीय होती है। 17 का आपका सी आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है कि निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अवंध नहीं है, तो CH4 मीथेन नहीं है। वही बात करते हैं, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अवंध विद्यमान है, तो आंसर HF हो जाएगा। रैखिक संरचना वाला अणु पूछा जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा आंसर। वही बात करें कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, ठीक है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि यहाँ सी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन अवंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। वही बात करते हैं 22 में कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजी तथा उपसंयोजक अवंध है, तो आंसर हो जाएगा आपका B NH4Ca। नेक्स्ट पे आते हैं कि जल के नाभिक क्वथनांक का कारण पूछा जा रहा है इसमें, तो 23 का आंसर हो जाएगा जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन। नेक्स्ट है 24 की द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ B हो जाएगा, मुक्त आयन जो है उपस्थित होते हैं। वही बात करते हैं आपका 25, 26 और 27। इसके बाद ये आपका जो है फाइब्रिलेशन रासायनिक बंधन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ऑक्सीकरण है वो अवकरण में भी आएंगे, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपसे जो है पूछ लिया जाता है, और नहीं तो आप देख सकते हैं RRB में खूब आया है आपका। तो केमिस्ट्री के लिए RRB LP सब वालों के लिए जो ज़बरदस्त है, वैकेंसी अब एग्ज़ाम भी है और ये तैयारी कर सकते हैं। तो 25 में आते हैं, तो 25 है सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण, इसमें जो है पूछ रहे हैं, तो यौगिक का उदाहरण आपका CaCl3 है। वही है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रवृत्ति की समानता रखता है कौन, तो अक्रिय गैसों से समानता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है, तो यहाँ 6 लेसन पे आ चुके हैं आपका ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो ये आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा, फिर से बात को हम दोहरा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। तो ये किस किस क्षेत्र में आने वाले हैं, तो जिसमें आपका साइंस से कुछ प्रश्न आते होंगे, तो ये तो जरूर है कि आती होगी, लेकिन यदि आप RRB ALP का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें भी ज़रूर पूछेगा। टेक्नीशियन हो गया, उसमें भी आपसे ये सवाल ज़रूर आएंगे, या फिर NTPC में आपके ये सवाल रहने वाले हैं, या फिर ग्रुप D हो गया आपका 12th लेवल हो गया, ग्रेजुएशन लेवल के RRB की तैयारी कर रहे हो रेलवे के क्षेत्र में, तो यहाँ केमिस्ट्री का तो आना ही आना है, साइंस का आना ही आना है। तो इसी बात को लेकर जो है हम इस पर अभी RRB को ही लेकर बात करें, तो अभी ये जो है आपका ज़बरदस्त होने वाला है क्या कि केमिस्ट्री साइंस, तो साइंस में आपका जो है केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स बायो कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री सारे बुक कंप्लीट आपके हो जाएंगे। अब प्लेलिस्ट भी आपको जो है मिल जाएगा, इसका टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। आप फिर आराम से आप देख सकते हो, एक मैराथन की तरह भी आपका वीडियो रहने वाला है, बुक को मैराथन में कर दिया जाएगा कन्वर्ट, ताकि आप उससे भी मेंशन करके आराम से आप देख सकते हैं। एक दिन में 1-1 घंटा वीडियो करके आप देख सकते हो, बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको PDF चाहिए, तो PDF की जानकारी आपको बता दें कि एक टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम से जो है आप जुड़ जाइए, ठीक है। आपके लिए बेस्ट रहेगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप PDF देख लें, ताकि आपके लिए वो दोबारा रिवीजन के काम आ जाएगा, तो आप अच्छे तरह से आपको भी याद हो जाएगी। तो चलिए जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण से यहाँ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। आपका सभी आंसर जो है आपका यहाँ हो जाएगा। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वो अवकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। वही बात करें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति 4th का आंसर आपका B हो जाएगा, अवकरण कहलाती है। तो त्यागने की होगी ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों में
से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी, अवकरण कहा जाता है। वही बात करें कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया जो है क्या कहलाती है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व तथा अथवा समूह के अनुपात में जो है ये क्या होते हैं? तो समूह के अनुपात में आपका वृद्धि होता है। वही नेक्स्ट बात करें कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है 8 में ये बढ़ जाती है। वही बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, तो 9 का बी हो जाएगा कि परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वही बात करें कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण जो है एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और अवकरक जो है दोनों है? तो दोनों यहाँ है KClO3 है। ठीक है, वही बात नहीं, एक मिनट गलत हो गया, आपका H2O2 है, यहाँ नहीं हो, यहाँ एक और होना चाहिए था। तो यहाँ क्या हो, H2O2 हो जाएगा अवकारक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के जलने किसे संबंध प्रक्रिया को मैं क्या कहेंगे? तो ये जलयोजन हो जाएगा। वही लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे का जंग लगना उदाहरण ऑक्सीकरण का यहाँ जो है आंसर हो जाएगा। अब बात करें हाइड्रोजन का जलने का संबंध, ये आपका जलयोजन कैसे हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, 30 का सी आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। वही नेक्स्ट आते हैं 15 की Fe ट्रिपल आयन में रूपांतरण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो यहाँ 15 में बात करें तो 15 का आपका आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाती है। वही बात करें कि किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 जो है यहाँ होते हैं? तो 16 में आपका आंसर हो जाएगा ये हाइपोक्लोरस अम्ल। वही बात करते हैं 17 की ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें? तो होती है आपके OF2 में। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 18 में आते हैं कि K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है, क्या है यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो यह 18 का डी आंसर हो जाएगा, +6 हो जाएगा। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ 19 में आते हैं तो 19 का आंसर ये हो जाएगा, +6 हो जाएगा। वही सोडियम 2 और SO4 में एस की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका +6 ही हो जाएगा। वही बात करें KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था क्या बात कर रही हैं? तो आपका आंसर इसमें +7 की हो जाएगी 21 में। वही बात करें 22 में कि निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेराइड आयन FeCN6 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? तो जिसका आंसर 22 की बात करें तो 22 में आंसर आपका हो जाएगा A+2। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो 23 का आंसर भी हो जाएगा, फ्लोरीन की जो यौगिक ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। वही 24 पे आते हैं कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है। तो यहाँ 24 का आंसर सी हो जाएगा। तो यह परिवर्तन है सब +7 और +2। K4NiCN4 में निकेल की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, Ni जो है निकेल की पूछा जा रहा है 25। तो 25 का हो जाएगा, यहाँ शून्य है ही नहीं उसमें। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है बताना है आपको, तो आपका आंसर ये हो जाएगा OF2 में O+2 हो जाएगा। वही बात करते हैं 27 का हो जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लेते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पूछा जा रहा है 27। तो यहाँ सी हो जाएगा। ऑक्सीजन के यहाँ क्या है +3। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है? तो 28 का आंसर ये हो जाएगा, क्लोरीन 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक में निम्न में से कौन सा है? 29। तो ये आंसर ये हो जाएगा आपका F2O।
वही बात करते हैं नेक्स्ट की सोडियम 2 सल्फर 2 और ऑक्सीजन 3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है कितनी है, तो यहाँ आंसर +2 का हो जाएगा। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 31 का आंसर यहाँ बी आपका हो जाएगा। वही बात करते हैं निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो आंसर यहाँ ए आंसर हो जाएगा, उदाहरण नहीं है। वही बात करें उपचयन में क्या है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको मिलाने की कौन यहाँ सही है, एक या एक दो या तीनों सही है, कोई नहीं सही है। तो बात यहाँ करते हैं कि देखते हैं कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, सही है। वही कि किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है तथा धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है, नहीं यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा, आंसर आपका एक ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, 34 यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ 34 का आंसर सी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 35 पर आते हैं कि उपचयन और अपचयन के से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन जो है सही, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन एक सही है। तो सही की बात करें तो उपचायक जो है उपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयनांक को घटाता है, आपका ये सही हो जाएगा 4th का। अब वही बात करते हैं 36 पे आते हैं। ठीक है 35 आपका जो है, एक मिनट, हाँ तो आपका 4 तो सही है। ओ अच्छा यहाँ दिया हुआ है आप देख सकते हो, तो 4 किस में ऐसे मिला लेते हैं आपका, तो आपका 4 हो जाएगा। ये है ही नहीं, इसमें है नहीं, तो मतलब बी नहीं तो डी। ठीक है, तो हम बी 1 और 2 को भी देख लेते हैं सही कौन है, ये आपसे पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 जो है पढ़नी है हमको, तो 1 और 2 पढ़ लेते हैं कि उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धि होती है। और ये बात करें सेकंड है कि उपचयन में इलेक्ट्रॉनों की नहीं होते, आपका यही आंसर हो जाएगा, ह्रास होता है, मतलब 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ डी जो है 35 का डी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात है अभिक्रिया बताना है कि कौन ये सी जो है इसमें निम्न में एक ग्रुप में कार्य करता है, तो सी है क्या, अम्ल क्षार उपचायक या अपचायक है, तो यहाँ आंसर हम कर लेते हैं डी जो एनडीए में पूछा गया था। वही बात करें 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है नहीं है, 37 बी में सोडा बोतल रखना, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो ये भी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं अम्ल क्षारों पे, क्योंकि इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं, तो अम्ल क्षार को अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसी से शुरू अब करते हैं। अब नेक्स्ट है कि अम्ल भस्म और लवण, अम्ल क्षार और लवण से यहाँ शुरू करते हैं, इससे भी बहुत प्रश्न आपके आते ही होंगे। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले आपके लिए कर देते हैं जूम ताकि आप भी आराम से इसे देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अम्ल वह पदार्थ है, मतलब अम्ल किसे कहते हैं, ये भी इससे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रोटॉन जो है अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, उसे ही अम्ल है। तो अब भस्म की यहाँ बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो भस्म जो पूछ रहा है कि वह पदार्थ है जो ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, वो देता है, ये ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने वाला हो गया भस्म हो गया, और देने वाला हो गया अम्ल। और नेक्स्ट है कि अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लवण। वही नेक्स्ट है कि उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो जो 4th का आपका आंसर लवण और जल में। नेक्स्ट है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है, तो 5 का आंसर हो जाएगा ये लिटमस पत्र का जो है यहाँ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कौन सा कलर जो है यहाँ पूछ रहा है, क्या कौन सा कलर कर देता है, लाल कर देता है, नीला को लाल में कर देता है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यह क्या है, ये भस्म में होता है। वही बात करें कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्या, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। लेकिन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है, ये पूछा जा रहा है। तो क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट, हाँ सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है आपको, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं।
तो दोनों सही है। और सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। तब का सभी सही हो गया, आंसर डी पे यहाँ क्लिक कर दिया गया है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि सभी अम्ल सभी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाता है, जो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एच प्लस आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन। और नेक्स्ट है कि भस्मों का स्वाद होता है कैसा, खट्टा मीठा तीता, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो 11 का एक खरा होता है, खारा। वही नेक्स्ट है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो 12 का सी हो जाएगा, OH माइनस जो है यहाँ जलीय घोल होता है। नेक्स्ट है कि पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त है, मतलब कि पी का आपको मतलब बताना है, फुल फॉर्म भी बता सकते हो। पीएच में पी क्या है, तो यहाँ आपका पोटेंजन है, पोटेंज। वही नेक्स्ट है कि पीएच का मान निर्धारण किसने किया था, पीएच के बारे में किसने बताया था, तो यहाँ आपका हो जाएगा सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन जो है सांद्रण का मान क्या होता है, 50 का ये हो जाएगा 10 पे पावर -7 होता है। वही है 16 नंबर की अम्लीय घोल का पीएच मान जो है यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से जो है आपका कम होता है। और नेक्स्ट पे यहाँ बात जो हम कर लेते हैं कि क्षारीय घोल का पीएच मान आपको बतानी है, तो क्षारीय घोल का 7 से अधिक होगा। वही बात कर लेते हैं 80 में कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान, उदासीन का पूछता है तो आपका डी हो जाएगा, 7 बराबर रहता है। यहाँ 7 आपका हो गया, फिर इधर उधर होता है, पढ़े होंगे। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस जो है निकालती है, तो ए आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। वही रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। वही सामान्य दूध का पीएच मान पूछा जा रहा है, तो सामान्य दूध का पीएच मान जो है आपका होता है 5.4 से लेकर 5.6 के बीच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ सी हो जाएगा आपका, 10 आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन में मुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण जो है नहीं है, ये पूछा जा रहा है 24 में। सामान्य लवण कौन नहीं है, तो NaHSO4 जो ये सामान्य लवण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जटिल लवण के बारे में पूछा जाएगा, इसमें से जटिल लवण कौन सा है, तो इनमें सभी आपका जटिल लवण है। और 26 है कि मोहर लवण जो है, मोहर साल्ट बोलते हैं, वो इसमें कौन है, तो ये आपका हो जाएगा ट्विक लवण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, ये पूछा जा रहा है, तो अम्लीय लवण 27 का आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय H2CO3 जो आपका अम्लीय लवण है, डी आंसर हो जाएगा। वही 28 में आते हैं कि निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो Na2CO3 आपका आंसर हो जाएगा। 29 है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण जो है बनते हैं, 29 का यहाँ सी हो जाएगा आंसर, अवक्षेपण अभिक्रिया में। वही 13 में आते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। वही 31 में आते हैं कि लवण जो लाल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, 31। अब आते हैं आपके लिए 32 में। अब आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। 31 का सही कौन सा है, तो यहाँ आपका ए आंसर हो जाएगा कि हमारा जो है शरीर 7.0 से 7.8 pSA के बीच में ही कार्य करता है, ये आपका सही है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये बात करते हैं, सी हो जाएगा, डेवी ने कहा था। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, तो पीएच मूल्यांकन दर्शाता है बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। वही बात करें कि जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, 35 का आपका सी आंसर हो जाएगा, पीएच मीटर। वही मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है, 36 का आंसर हो जाएगा, कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुद्ध पीएच क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच क्या है, तो 37 का आंसर जो है हो जाएगा सी, 7 हो जाएगा। वही नेक्स्ट है कि किसी द्रव का पीएच यदि 7 पाया गया तो संभव वह कौन सा द्रव होगा, तो 38 का ये जल है आपका, 0 के बराबर पीएच वाला विलयन होता है, तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, वो अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है। वही 40 में आते हैं कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम में सजाना है, सही क्रम कौन सा है,
तो आपको 14 पे अब लेके आ गए हैं 40 जिसको बोले, तो 40 में आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा, इसमें नींबू का रस हो जाएगा, फिर कॉफ़ी हो जाएगा, रक्त होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ 41 का आंसर हो जाएगा डी, अजवाइन के पत्ते। 42 निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है, तो यहाँ बी आपका मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ 7 लेसन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, अम्ल, भस्म और लवण। तो अब यही चलते हैं, नेक्स्ट आएंगे आपका है गैसों का सामान्य गुण। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ एक लेसन आ गया आपके लिए, और यहाँ क्या है आपका कि गैसों के सामान्य गुण, जो इससे भी बहुत प्रश्न आपके आते होंगे, आपका ये जो है दिखा सकते हैं, जिससे कि एसएससी में हो गया, आरआरबी, इस समय आपसे पूछता ही रहता है। नहीं तो आप यहाँ जूल का नियम, अवार्डो का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, आपका डाल्टन का नियम, बॉयल का नियम, ये सबसे क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं। तो चलिए 8 लेसन पे हम यहाँ आ चुके हैं। चलिए आपके लिए वेस्ट है और बता देते हैं, आपकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जिसको इसका पीडीएफ जाइए, फिर से बोल देते हैं कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम से आपको जो है जुड़ जाना है, और टेलीग्राम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ तक की बात करते हैं कि जब इसको आप देख लें तो इसके देखने के बाद आप पीडीएफ को रिवीजन के लिए ज़रूर देखें, ताकि रिवीजन हो जाएगा, आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाएगी, तो आपके लिए ही बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बकवास शुरू करते नहीं है, जूम कर देते हैं ताकि आप आराम से देख सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा नियम जो है, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयनन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है, जिसका आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। वही नेक्स्ट है कि 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम में से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बॉयल का नियम। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है, तो 3 का आंसर बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो यह क्या कहलाता है, तो आंसर चार्ल्स का नियम हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, अवोगाड्रो का नियम होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर ये हो जाएगा, 1/3 हो जाता है। ठीक है, 1/3 हो जाता है। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन फिर क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट है कि गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो जिसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राहम ने। वही बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं कि 9 एक गैस के विसरण की दर पूछा जा रहा है, तो क्या है इसमें, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, तो यह नियम जो है किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ग्राहम का नियम हो जाएगा। ग्राहम के नियम में ही बोला गया था कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की अपेक्षित वेग और उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। ग्राहम के नियम वही 11 में आते हैं, 11 नंबर की गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है, 11 का आंसर आपका जो है यहाँ बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट है वायु से हल्की गैस पूछी जा रही है, तो 12 का बी आंसर है, अमोनिया। नेक्स्ट है 13 की वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, तो 13 का आंसर जो है बी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च दाब। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, तो ऐसा किस कारण से होता है, तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, विसरण। नेक्स्ट पे आते हैं 15 की घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा गैसों का विसरण। नेक्स्ट है कि 16 कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार क्या होगा, तो आंसर सी हो जाता है 28। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं आपके लिए कि 17 में कि
किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो आंसर हो जाता है दुगुना होता है। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। तो 18 का आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में आंसर सब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा में क्या मतलब हवा में भारी होता है, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्तें हैं कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया जो है वो संभव न हो। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का विसरण का दर का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ ये 1.4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 4। नेक्स्ट है कि ताप एवं दाब कि समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, ये पूछा जा रहा है। तो 22 का बी हो जाएगा, अणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है कि गैसीय समीकरण PV और nRT में R सूचित होता है, ये पूछा कि R इसमें जो है क्या? तो सी आंसर हो जाएगा, एक मोल गैस है। चलिए यही बात पे नेक्स्ट आते हैं 24। तो 24 में आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो डी आंसर हो जाएगा, फैराडे का नियम। नेक्स्ट है कि गेल-लुसाक द्वारा गेल-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, 1808। 26 है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो ये आंसर हो जाएगा आपकी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। वही नेक्स्ट पे आते हैं कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम क्या है? तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तब। परम ताप का मान्य होता है, तो 28 का बी हो जाएगा, -20 273 डिग्री सेंटीग्रेड। और परम शून्य ताप है क्या? तो 29 का बी हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ठीक है, वही चलिए 9th लेसन पे आ चुके हैं। 9th क्वेश्चन मैं है उत्प्रेरण से भी आपके प्रश्न जो है आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन कुछ आते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि आपके लिए ही आसान हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जूम करके पढ़ते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वर्जिलियस ने यह खोज इसकी की थी। नेक्स्ट है कि जब अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो यहाँ हो जाएगा समांग उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो यहाँ जो है विषमांग उत्प्रेरक कहलाती है। 5वां हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरक, वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। नेक्स्ट है कि धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो उससे ऋणात्मक था, अब ये धनात्मक जान लें। तो ठीक है, तो ये धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं क्या? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। वही बात करें कि उत्प्रेरक विष की बात करें क्या होता है? तो 8 का ये हो जाएगा, क्रिया निरोधक होता है। वही 9th में आते हैं उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य जो है करता है? तो उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। तो फिर 10 में आते हैं कि वर्धक कार्य करता है, तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक की सतह अधिक असमान बनाकर। नेक्स्ट पे आते हैं कि जैविक उत्प्रेरक है वो क्या है? तो बात यहाँ डी एंजाइम है। नेक्स्ट है कि 12 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, ऑर्सेनिक सल्फाइड। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो आंसर ए हो जाएगा, संक्रमण तत्व जो है सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं 14, यहाँ आप देख सकते हो कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है प्रयुक्त उत्प्रेरक के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ 14 का हो जाएगा बी आंसर आपका हो जाएगा निकेल। वही बात करें कि 6 कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो 15 का हो जाएगा ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। तो ये जो है आपका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, इसको कंप्लीट पूरा कर देते हैं। उसके बाद 10th लेसन आपका आ जाएगा। 10th में आपका क्या आ जाएगा? ईंधन आ जाएगा। तो ईंधन जो है, ईंधन से भी आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, वो भी सही रहता है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट है 16 की निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनियम की हैवर विधि में आयनन
के उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, जिसका आंसर 16 का हो जाएगा डी CO। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, 17 का आंसर हो जाएगा ए जाइमेस। वही बात करें 18 कि जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, तो इसका कारण क्या है, तो 18 का हो जाएगा डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। वही बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 19 का बी हो जाएगा प्लेटिनियम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के प्रयुक्त होता है, तो 20 का आंसर यहाँ बात करें सी हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ आंसर हो जाएगा। वही बात करें 21 में कि अमोनियम के उत्पादन की हैवर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो 21 का यहाँ हो जाएगा डी मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है कि संपर्क विधि में गंध काम के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा V2O5। नेक्स्ट है कि किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा संस्पर्श प्रक्रम। नेक्स्ट है 24 की रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो बदलना है किस ऊर्जा में यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा संक्रियम ऊर्जा में। नेक्स्ट 25 में कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में कौन सही है, यहाँ ये है बात है, तो ये सही क्या है कि यह जो है संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है, यहाँ ये सही है। और यही बात कर लेते हैं कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में कौन सही है, तो नहीं संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता नहीं, ये गलत आपका यहाँ हो जाएगा। आपका यहाँ होना चाहिए कि यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, संक्रियण को नहीं, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, एक यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन एक मिनट यहाँ कुछ और यहाँ संक्रियण को घटाता है, तो घटाना का 1 और 3 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ऐसा इसको ए भी करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर 1 और 3 हाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, उत्प्रेरण का नॉर्मल लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। अब 10वां लेसन जो आएगा ईंधन, तो ईंधन और जो है आपके बच्चे में 11, 12, 13, 14 लेसन तक है, तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री ज़्यादा लंबा ये नहीं है, उसका फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे, फिजिक्स की बायो थोड़ी ज़्यादा है, तो बायो को भी कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका साथ में रहेगा, एक साइंस तो एक आपका सोशल साइंस, दोनों मिक्स रह रहा है, तो आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री को भी लाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री वाली भी कमेंट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री आने वाली है। तो हिस्ट्री को हम बात कर लें कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में है, उसका तो 3 पार्ट हैं ही, तो फिर भी हम 3 पार्ट में उसको बांट देंगे ताकि आपके लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप जो है आराम से उसे भी देख सकते हो। उसको भी 3 पार्ट में करेंगे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और प्लेलिस्ट भी उसका जो है हम बना देंगे। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को भी 2 पार्ट में बांट देंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और 2 प्लेलिस्ट इसका अलग अलग हो जाएगा, तो आप ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेयर और सब्सक्राइब करें।